इस समय जो मैंने टॉपिक लिया है वो है उत्पादन लागत। तो जितनी प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं आप मार्केट के अंदर देखते हैं, बाजार में देखते हैं, उन सभी को बनाने में कुछ ना कुछ धनराशि खर्च करनी पड़ती है। कहने का अर्थ है जितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं, उनको बनाने पर पैसा लगाना पड़ता है, उन पर धन खर्च करना पड़ता है, तब जाके किसी वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे मेरी जैकेट ले रखी है, तो इस जैकेट को बनाने में जिस कंपनी ने जितना रुपया खर्च इस पर किया, वह राशि इस जैकेट की लागत कहलाएगी या उत्पादन लागत कहलाएगी। इसी प्रकार से जो मेरी कैप पहनी हुई है, तो जो कैप है ये किसी न किसी फैक्ट्री में जरूर बनी हुई होगी, तो इसको बनाने में जो लागत आई होगी, अर्थात इस टोपी को बनाने पर जितना पैसा उद्योगपति को खर्च करना पड़ा होगा, वह राशि इस टोपी की लागत कहलाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, वे सभी की सभी क्या होती हैं, फ्री में नहीं बनती हैं। उनको बनाने में भारी राशि खर्च करनी पड़ती है, तब जाके उस वस्तु का उत्पादन होता है। तो बात क्या कर रहा हूं मैं? बात हो रही है उत्पादन लागत की, प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहते हैं? किसी वस्तु के उत्पादन पर जितना खर्च किया जाता है, वह धन उस वस्तु की लागत कहलाता है। जैसे कि मैंने अपनी जैकेट का उदाहरण दिया और टोपी का उदाहरण दिया, और इसी प्रकार जितनी भी प्रकार की वस्तुएं आपके पास हैं, जो आपने मार्केट से परचेज की हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं आपने क्या की हैं? पैसे में ली हैं। अब पैसा उत्पादक क्यों लेता है? वो उत्पादक पैसा इसलिए लेता है क्योंकि वस्तु को बनाने में उसको व्यय करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, धन लगाना पड़ता है, पूंजी लगानी पड़ती है, तब जाके प्रोडक्शन होता है। तो यहां पर देखिए क्या मीनिंग निकला कि किसी वस्तु के उत्पादन पर, वस्तु कोई भी हो सकती है, हमने जैकेट का उदाहरण लिया, हमने टोपी का उदाहरण लिया, चश्मा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, ओके। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के अन्य कपड़े हो सकते हैं, भूमि हो सकता है, भवन हो सकता है, मशीन हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है। तो तमाम प्रकार की जो चीजें होती हैं, वह किसी वस्तु के उत्पादन में क्या होती हैं? लगाई जाती हैं, और तब जाके वस्तु का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से वस्तु के उत्पादन पर जितना धन खर्च किया जाता है, वह उस वस्तु की लागत कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे सूत्र में देखते हैं कि C फॉर है कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स होता है लागत, F फॉर होता है फंक्शन, फलन, और P फॉर है प्रोडक्शन। तो कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कि जो ये कॉस्ट है C, ये किस पे डिपेंड कर रही है? प्रोडक्शन पे। यदि प्रोडक्शन होगा तो तभी तो क्या वस्तु की लागत आएगी, और जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं, किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन होगा ही नहीं, तो क्या उसकी कॉस्ट आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए फॉर्मूला है कि कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट है वो किसका फंक्शन है? प्रोडक्शन का है। जब प्रोडक्शन होगा तब जाके कॉस्ट आएगी। तो जो C डिपेंड करता है वह प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। अब चलते हैं लागत की ओर। यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले मेरा यहां पे द्रव्यिक या मौद्रिक लागत, ठीक है। तो ये द्रव्यिक या मौद्रिक लागत क्या होती है, या मनी कॉस्ट क्या होती है? जैसे मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि किसी वस्तु के उत्पादन पर उद्योगपति के द्वारा या भी जो भी उसका मालिक है, जितनी राशि खर्च की जाती है, वस्तु के उत्पादन में आने वाली तमाम प्रकार की जो प्रोसेसिंग होती है, वह उस वस्तु की लागत कहलाती है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अपने नजरिए से जो मनी खर्च की जाती है वस्तुओं के उत्पादन पर, उसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो द्रव्यिक या मौद्रिक लागत, द्रव्यिक या मौद्रिक, उसको मनी कहते हैं और लागत को कॉस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले बांटा गया है स्पष्ट लागतें, ठीक है, एक्सप्लिसिट
कॉस्ट। अब स्पष्ट लागतों में क्या आता है कि माना कहीं पर कपड़े की फैक्ट्री है, तो कपड़े की फैक्ट्री में क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ खर्चा होगा, कच्चे माल का मूल्य, अर्थात जो कपड़ा बनेगा उसके लिए सूत लाना पड़ेगा। यदि सूती कपड़े की मिल है या फैक्ट्री है तो कच्चे माल का मूल्य हो जाएगा। वहां जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी देनी पड़ेगी, ठीक है, सारी किस रूप में होगी, मनी के रूप में होगी, ठीक है। वहां जो कर्मचारी हैं, परमानेंट रहने वाले हैं, जो वहां के मैनेजर हैं या जो अन्य लगे हुए हैं, उनको वेतन देना पड़ेगा। यदि उन्होंने अर्थात उद्योगपति ने क्या कर रखा है, उधार ले रखा है, ओके, तो उसको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, ओके। इसी प्रकार से जिस भूमि पर फैक्ट्री लगी है उस भूमि का किराया देना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम लगान कहते हैं। इसी प्रकार से मकान है तो मकान का उसको क्या करना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। भवन बना रखा है या उधार ले रखा है तो उसका किराया आएगा। इसी प्रकार से जिससे कपड़ा बनाया जा रहा है तो कपड़ा बेचने के लिए उसको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। अब कोई कंपनी जब मार्केट के अंदर आती है तो पहले उसे क्या करना पड़ता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है। लोग उसकी वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप देखते हैं टीवी पे कई उत्पादों के प्रचार प्रसार के विज्ञापन आते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जो फिल्मों में काम करने वाले एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, उसका प्रचार प्रसार करती हैं कि जिससे लोग जानते हैं कि यह प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है। और लोग क्या कहते हैं कि जो टीवी पे आ गया वो अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से प्रचार प्रसार पर वर्तमान में कंपनियों को बहुत ज्यादा धनराशि क्या करनी पड़ती है, व्यय करनी पड़ती है, जिसको हम विज्ञापन कहते हैं। मशीनों अर्थात फैक्ट्री में जो मशीन लगी होगी, जैसे हमने कपड़े की फैक्ट्री की बात की, मशीन है, देखिए जब चलेगी चलेगी चलेगी, ठीक है, तो क्या होगी, पुरानी पड़ेगी, टूटेगी फूटेगी, फिर उस पर मरम्मत करना पड़ेगा, तो उस पर क्या होगा, व्यय करेगा कौन, फैक्ट्री का मालिक, ओके। इसी प्रकार से बीमे की राशि, फैक्ट्री जो होती है कभी उसमें आग लग सकती है, कभी भूकंप से क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, उसका बीमा करा लेती हैं। बीमा करने से क्या होता है कि यदि नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, बीमे की जो राशि की किस्त है वह मालिक को या उद्योगपति को जमा करनी होती है, वो भी एक प्रकार का खर्च हो गया। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो खर्च मैंने आपको बताए यह स्पष्ट लागत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से मौद्रिक लागत या द्रव्यिक लागत का पहला पार्ट हो गया स्पष्ट लागतें। अब दूसरा चलते हैं, दूसरे में आता है अस्पष्ट लागतें या इम्प्लिसिट कॉस्ट, ओके। इसमें क्या आता है कि उद्यमी के स्वयं के संसाधन, यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक है यदि उसकी अपनी जमीन है, ओके, उसका अपना खुद का भवन है या उसकी अपनी खुद की जो पूंजी है, वह अस्पष्ट लागतों के अंतर्गत आता है। इसके लिए उद्यमी को या उद्योगपति को इसका खर्च नहीं देना पड़ता है। उसका मकान है तो वह किराया थोड़ी देगा उसका, यदि उसकी पूंजी है तो उसका ब्याज नहीं देगा, ओके। तो इस प्रकार से इस स्वयं के जो संसाधन किसके होते हैं, उद्योगपति के होते हैं, उद्यमी के होते हैं, या जो भी व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करता है उसका अपना भूमि है तो भूमि का उसको किराया नहीं देना पड़ेगा, मकान है उसका किराया नहीं देना पड़ेगा, उसकी पूंजी है उसका उसे क्या करना पड़ेगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो लागत है उसको अर्थशास्त्रियों ने अस्पष्ट लागतें कहा है, ओके। तो दूसरा आ गया अस्पष्ट लागतें। तीसरा आता है सामान्य लाभ, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जब भी कोई उद्यमी, ओके, या उद्योगपति किसी भी उत्पादन कार्य को शुरू करता है तो उत्पादन क्यों करता है, फैक्ट्री क्यों लगाता है, लाभ कमाने के लिए लगाता है। दुनिया में जितने प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं सबका मकसद क्या है, लाभ कमाना। क्या कमाना, लाभ कमाना। तो देश के अंदर हमारे कई उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति सेठ कैसे हुए, अमीर कैसे हुए, क्योंकि वो तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां उनकी लगा रखी है और उनसे उनको क्या हो रहा है, अरबों का बेनिफिट हो रहा है। ऐसे दुनिया के अंदर भी
हो रहा है जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। ओके, तो यहां पे देखिए कि सामान्य लाभ की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल प्रॉफिट, कि जो उद्यमी या उद्योगपति फैक्ट्री लगाता है तो वह क्या करता है कि इतना पैसा जरूर प्राप्त करना चाहेगा उस फैक्ट्री से कि उसे स्पष्ट लागतें, ये तमाम प्रकार के जो खर्चे मैंने बताए, इनको देने के बाद उसके पास कुछ बचे, इनको देने के बाद उसके पास कुछ बचे तो उसे कहेंगे न्यूनतम लाभ। ओके, और यदि न्यूनतम लाभ उसको नहीं होगा, किसको नहीं होगा, उत्पादक को नहीं होगा, तो क्या उत्पादन करेगा, क्या वो कंपनी को चलाएगा? उसने कंपनी किस लिए खड़ी की है? कंपनी तो उसने अपने लाभ के लिए खड़ी की है, लेकिन तमाम प्रकार के जो मैंने खर्चे यहां पे बताए और सारा खर्च उसने उनको दे दिया, सब पेमेंट उनका कर दिया, तो उसके लिए क्या बचेगा? तो प्रत्येक उद्यमी को इतनी राशि जरूर बचनी चाहिए, इतनी राशि उसको जरूर प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि वह उत्पादन प्रक्रिया को आगे रख सके, कुछ पैसा उसके पास आए, तो उस जो पैसा उसके पास बचेगा सबका भुगतान करने के बाद वह कहलाएगा आपका न्यूनतम लाभ या नॉर्मल बेनिफिट। तो इस प्रकार से जो ये द्रव्यिक लागत या मौद्रिक लागत हो गई, ये होगी, इसमें तीन चीजें आ गई। ओके, तीन चीजें कौन सी आ गई? एक तो हो गया स्पष्ट लागत, दूसरा हो गया अस्पष्ट लागत और तीसरा हो गया सामान्य लाभ। तो इन तीनों से मिलकर बनता है मौद्रिक लागत या द्रव्यिक लागत। अब इसी चीज को एक उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं कि कोई उद्योगपति है, ठीक है, उद्योगपति जिसको कि हम उद्यमी कहते हैं, उद्योगपति है, किसी फैक्ट्री का मालिक है और फैक्ट्री है किसकी? कपड़े की। जैसे मैं कपड़े का उदाहरण दे रहा हूं इसमें, ठीक है, तो उसने यहां पर और यहां पर तो किसी प्रकार का भुगतान नहीं करेगा क्योंकि ये अस्पष्ट लागतें हैं, इस पर उसको किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये स्वयं की उसकी पूंजी है। अब माना कि उसने कपड़े का प्रोडक्शन किया, जितना भी कपड़े का उसने प्रोडक्शन किया, टोटल उस पर राशि खर्च हुई, ठीक है, 150 रुपया। कितने हुई? 150 रुपया उस पर खर्च हुई। ओके, और उसको उस सबको बेचने पर मिल जाता है 200 रुपीज। कितने रुपए मिलते हैं? 200 रुपया। तो अब 200 रुपए में से हम 150 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50 रुपया। ओके, तो ये 50 रुपया ही क्या होगा? उद्यमी का सामान्य लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि 150 रुपए तो वो क्या कर चुका है कि कच्चे माल को खरीदने में, मजदूरी देने में, कर्मचारियों का वेतन देने में, ब्याज का भुगतान करने में या प्रचार प्रसार सब पे खर्च कर चुका है। ओके, तो उसके बाद जो शेष राशि उसके पास बचेगी वही उसका सामान्य लाभ कहलाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं वास्तविक लागत, या इसको कहते हैं इंग्लिश में रियल कॉस्ट। अब रियल कॉस्ट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल कॉस्ट को जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि किसी कार्य को करने में या जो उत्पादन का कार्य होता है उसमें जो श्रमिक लगे हुए हैं काम करने में, जो उत्पादक लगे हुए हैं काम करने में, उनको जो कष्ट होता है, क्योंकि जब कोई काम करता है तो उसको कष्ट तो होगा ही। ओके, उसको त्याग भी करना पड़ेगा। त्याग करने का मीनिंग क्या है? उसे अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, ठीक है, अपना समय देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से उसे वहां पे त्याग करना पड़ेगा, अर्थात जिस जगह पे वो रह रहा है उसको दूसरी जगह उठ के जाना है। ओके, तो वहां पे उसको कष्ट होगा, ठीक है, उसको अन्य चीजों का भी त्याग करना पड़ेगा अपने पहले प्लेस के स्थान पर। ओके, तो इस प्रकार से जो कष्ट त्याग श्रमिकों के द्वारा किया जाता है वस्तु के उत्पादन में, तो वही त्याग, वही कष्ट, ठीक है, और वही जो श्रम है उसे ही परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत कहा है। ठीक है, त्याग हो चाहे कष्ट हो, यही उनकी दृष्टि में क्या है? वास्तविक लागत है। उनके अनुसार जिस कार्य की वास्तविक लागत ज्यादा होती है, ठीक है, या जिसमें ज्यादा कष्ट और त्याग करना पड़ता है, उस
कार्य की वास्तविक लागत ज्यादा होती है। माना दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ओके, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए व्यक्ति जो है वह कहाँ काम करता है? ऑफिस में, OFFICE, ऑफिस में काम करता है। और जो बी व्यक्ति है वह कोयले की खदान में काम करता है। दो व्यक्ति हैं, एक तो ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा है, ओके, और एक बी व्यक्ति है कोयले की खदान में काम कर रहा है। तो अब देखिए ज्यादा कष्ट किसको होगा, ज्यादा त्याग किसको करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा बी वाले व्यक्ति को। ठीक है, क्यों? कि कोयले की खदान में काम करना कठिन है। ठीक है, कभी कभी कोयले की खदानों में आग लग जाती है। सर में क्या होते हैं, जब कोयले की खदान के अंदर चले जाते हैं या रहते हैं कोयला निकालते समय, तो कभी कभी क्या होता है, जमीन धंस जाती है, मरने के चांसेस रहते हैं या मर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कोयला निकालने का काम है, इसका सबसे ज्यादा त्याग है, इसलिए बी वाले की वास्तविक लागत क्या होगी? ज्यादा होगी। किसकी तुलना में? ए वाले की। ए वाला क्या है? ऑफिस में बैठा हुआ है, ठीक है, इसको त्याग कम करना पड़ रहा है, कष्ट कम करना पड़ रहा है, ठीक है, और लाइफ भी क्या है? सेफ है, सुरक्षित है। तो इस प्रकार से यह हो गया वास्तविक लागत। तो इस टॉपिक में हमने क्या चर्चा की कि उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रत्येक जो वस्तु आप देखते हैं, ठीक है, कि जो कि मैन्युफैक्चर होके आ रही है, तो उसकी अपनी क्या होती है? कॉस्ट होती है। तो केवल हमने उन्हीं वस्तुओं के बारे में नहीं सोचना है कि जो कि कहाँ उत्पादित की जा रही हैं, फैक्ट्री के अंदर उत्पादित की जा रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर अर्थात कृषि पदार्थ हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब्जियां, ठीक है, फल, इनकी भी क्या होती है? कॉस्ट होती है। इनके उत्पादन में भी क्या करना पड़ता है? पैसे लगाने पड़ते हैं, भारी भरकम राशि क्या करनी पड़ती है? खर्च करनी पड़ती है, तब जाके कृषि फसलों का उत्पादन होता है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि जितनी भी प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं, सेवाओं की बात थोड़ा कर लेते हैं कि जैसे हॉस्पिटल है, ये सेवा का क्षेत्र है, स्कूल है, यह क्या है? सेवा का क्षेत्र है। दूर संचार, टेलीफोन करते हैं, मोबाइल फोन से इंटरनेट देखते हैं, ओके, यूट्यूब देखते हैं, इसके अलावा फेसबुक देखते हैं, अर्थात तमाम प्रकार की सोशल साइट्स हम क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सेवा का काम है। सेवा कौन दे रहा है? जिस कंपनी का हमारा सिम लगा रखा वो हमें सेवा दे रही है, ओके। तो इस प्रकार से चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे अस्पताल है, या तमाम प्रकार के जो कार्यालय हैं, या आपका परिवहन के साधन हैं, या दूर संचार के साधन हैं, बीमा, बैंकिंग, ये सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं, और इनकी सर्विस का भी क्या होता है? मूल्य होता है। ठीक है, मूल्य होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो वस्तु या सेवा का उत्पादन जब भी किया जाता है, तो उस पर जितनी राशि खर्च होती है वह उस वस्तु की लागत कहलाती है, उस वस्तु की लागत कहलाती है। लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने तरीके से लागत को द्रव्यिक या मौद्रिक लागत में बांटा है और उसको वास्तविक लागत में बांटा है। और इसी प्रकार से जो द्रव्यिक लागत है या मौद्रिक लागत है उसको स्पष्ट लागतें, बी अस्पष्ट लागतें, और सी सामान्य लाभ में बांटा है। इसके अलावा हमने आपको बताई वास्तविक लागत। इससे पहले एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने आपको अवसर लागत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्री जो है वो अवसर लागत पर ज्यादा जोर देते हैं। और यहां पर ध्यान रखना है कि जो अस्पष्ट लागतें या लागत होती है, इसका भुगतान किसको? जो उद्यमी है, जो उद्योगपति है, उसको नहीं करना पड़ता है, ओके, क्योंकि यह उसके पास पहले से है, उसका मकान है, उसकी जमीन है, उसके पास पैसे हैं, तो उसका भुगतान थोड़ी करेगा, ब्याज थोड़ी देगा अपने को, या अपने मकान का किराया अपने को थोड़ी देगा, अपनी जमीन का किराया अपने को थोड़ी देगा, ओके। तो यहां पे देखिए ये अर्थशास्त्री 1, 2 और 3, इन तीनों चीजों को क्या करते हैं? मौद्रिक लागत में शामिल करते हैं। लेकिन जब ऑडिट होता है, ठीक है, तो जो लेखाकार होता है, ऑडिटर, ठीक है, तो जब वह कैश बुक में या लेजर में मेंटेन करता है राशि को, तो वह
अस्पष्ट लागतों को छोड़ देता है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का खर्चा नहीं है और वह केवल सामान्य लाभ और स्पष्ट लागतों का खर्चा ही जोड़ने का काम करता है। अंत में मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।